एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का, जिसमें प्रदेश और देश के हर एक सियासी चुनाव पर, सियासी घमासान पर हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, हर एक उस मुद्दे पर जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर और सियासी गलियारे में हलचल काफी तेज है। देश के अंदर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। एक तरफ पहले दौर का मतदान हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ 6 चरणों का मतदान अभी भी बाकी है। लेकिन जो सियासी पारा है वो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बाकी की बची हुई लोकसभा सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। और इसी क्रम में कल यानी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान भी होना है। वहीं अगर बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बीजेपी हर पन्ने हर तरह से एक एक टॉपिक को कांग्रेस पर घेरने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का कहना है कि एक पन्ना नंबर 9 पर अल्पसंख्यकों की बात की गई है। पन्ना नंबर 9 छोड़ दिया जाए तो पहला ही पन्ना उठा करके देखा जाए अगर, तो भूमिहीनों की भी बात कही गई है। इसी पर प्रधानमंत्री ने सीधा हमला करते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों को सब कुछ देने के लिए कांग्रेस तैयार बैठी है। बहुसंख्यक की बहु बेटों को गहनों से लेकर के उनके मंगलसूत्र तक कांग्रेस की नजर रहती है। ये पूरा मामला शुरू हुआ था जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जिसमें कई सारे बड़े बड़े दावे किए गए, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके लगातार निशाना भी साध रहे कांग्रेस पर। आपको बता दें, कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद से धीरे धीरे पलटवार करना भी शुरू हो गया, जिसके बाद इस मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों के मामले अब इलेक्टोरल कमीशन ने कांग्रेस बीजेपी को नोटिस देकर के इस पर विराम लगाने का काम किया है। वहीं नोटिस भी भेज करके जवाब मांगा गया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सिद्धांत जी हैं और कांग्रेस से वरुण जी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल सिद्धांत जी आपसे, मंगलसूत्र को लेकर के बयान दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो पे बोलना था, मंगलसूत्र तक लेके गए। अब इस बयान ने इतना तुल पकड़ लिया है कि लगातार 3-4 दिनों से इसी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सिद्धांत जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मेरा माइक अनम्यूट है। आपको जी आपको आवाज आ रही है? जी सिद्धांत जी बताइए। मैम, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने एक ऐसा मैनिफेस्टो निकाला है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और लेफ्टिस्ट इन दोनों के इरादों का एक मिश्रण मालूम होता है। आप देखिए, उसमें बार बार अपीजमेंट की बात की जाती है, उसमें अल्पसंख्यकों को बार बार, और उसमें भी पर्टिकुलरली ये बात की जाती है कि हम अल्पसंख्यक मतलब उसमें भी मुसलमानों को हम ज्यादातर उनका हक देंगे और हम प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे और उनको क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों में बांट देंगे, जिसमें भी स्पेशली मुसलमान होंगे। जी। तो क्या जरूरी है कि क्या हिंदू इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या जो 80 करोड़ की आबादी है, जो हिंदू यहाँ पर रहकर मात्र सेवा और मातृभूमि के लिए काम करते आए हैं, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कमाते आए हैं और कहीं ना कहीं देश की सेवा में योगदान करते हैं, क्या जरूरी है कि उनको छोड़कर सिर्फ एक ही कम्युनिटी को अपीजमेंट दिया जाए? आप क्यों नहीं भारत के नागरिक की बात करते हैं? जबकि नेहरू जी तो कहते थे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर आप डाइवर्सिटी की बात कहाँ कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं सिर्फ अपीजमेंट की। आप मुसलमानों को एक के बाद एक नई चीज देने की बात कर रहे हैं। या तो हिंदू इस देश का हिस्सा नहीं है, और या फिर आप हिंदुओं को इस देश का हिस्सा बनाना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस की पुरानी एक सोची समझी पुरानी समुदाय को टारगेट करके वोट बैंक हासिल करने का ये एक तरीका है कांग्रेस का। वरुण जी जवाब दीजिएगा। देखिए, भाजपा के हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि कांग्रेस घोषणा पत्र के अंदर 6 माह का एक बच्चा और उससे लेकर वृद्धावस्था की चरम अवस्था तक, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे महिलाओं के लिए हमने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए हैं। दूसरी चीज, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष गरीब महिलाओं को जो चयनित किए जाएंगे, गरीबी वाला जो उनका मानक है सरकार का, उस हिसाब से
हर महिला को, गरीब महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा। शिक्षा हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सब पे बात की गई। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी मंगल सूत्र पे आ गए हैं। तो जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ेगा उसी तरीके का आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री से लेकर इनके जिला स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उन सब की इसी तरीके की भाषा शैली होगी। दूसरी चीज, हिंदुओं की बात की, अभी भाजपा के हमारे बुद्धिमान साथी बैठे हुए थे, 80 करोड़ लोगों की बात की, तो मैं ये बताना चाहूंगा अभी 140 करोड़ से ऊपर का देश बन चुका है। दूसरी चीज, आप ये देखिए कि बार बार आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? आप ये देखिए कि 140 करोड़ जो जनता है, हमने तो पूरा घोषणा पत्र बनाया। घोषणा पत्र बनाने से लेकर तमाम समाज में धरातल से लेकर जो कहना चाहिए भीड़ में जो आखिरी पायदान तक है, जो व्यक्ति खड़ा हुआ, हमने उसकी मदद के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए, चाहे नरेगा हो, तमाम हमारी ऐसी योजनाएं हैं, उन्हें हमने बढ़ाने के लिए साहब गरीबों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस घोषणा पत्र में लाने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए साहब बात की। तो प्रधानमंत्री जी मंगल सूत्र पे उतर आए हैं। तो आप इनकी मानसिकता आप देखिए कि आपने ना युवाओं की बात की, ना महिलाओं की बात की, ना व्यापारियों की बात की, ना किसानों की बात की। तो पूरी की पूरी भाजपा में इस समय बेचैनी है और ये जान चुके हैं कि 2024 में इनकी तैयारी हो चुकी है। फिर ये उसी पे धर्म, जाति, इसी आधार पे साहब चुनाव कराना चाहते हैं, पोलराइजेशन के आधार पे। लेकिन जनता समझ चुकी है, अब इनके नेता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन 2024 में इनकी तैयारी पूरी तरीके से है और ये जाने वाले वही बौखलाहट का नतीजा, जितने चरण आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें आपको देखने को मिले। लेकिन इस बयान पर क्या कहेंगे आप वरुण जी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो लोगों को संपत्ति जो है अल्पसंख्यकों में बांट देगी। अब इसके बाद तो सियासी घमासान मचा हुआ है, साथ ही देश की जनता भी सोचने पर मजबूर है कि आखिर अगर कांग्रेस वाकई में सरकार में आती है, जबकि एक सत्ताधारी पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि सरकार में आई तो सभी की संपत्ति बांट दी जाएगी। देखिए ये कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का खौफ बताता है, उनका डर बताता है। जिस तरीके से जो उन्होंने अपना बयान दिया, कहीं ना कहीं वो ये हिंदुओं के मन में डर और खौफ पैदा करना चाहते हैं। लेकिन अब हिंदू इन सब उनकी बातों से साहब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रभावित होने वाला नहीं है। पूर्व में जिस तरीके से बहुत बड़ा वर्ग जो है हिंदुओं का इस देश में रहता है और तमाम परिस्थितियां और संस्कृतियां रही, उसके आधार पे अब हिंदू इस चीज को जान चुका है और हिंदू जाग चुका है कि साहब सिर्फ ये जुमलेबाज है, घोषणाएं करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। हिंदू जाग चुका है वाकई में वरुण जी। एक स्टेटमेंट सुन लीजिए, एक बयान सुन लीजिए और एक जो दौर चला था उसको भी सुन लीजिए। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, न्योता भेजा गया तो मुस्लिम लीग की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई, कांग्रेस नहीं जाएगी, यह भी बयान सामने आया। उसके ठीक बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। तो क्या देखा जाए कि वाकई में मुस्लिमों को अपने पास रखने के लिए, उनके वोट बैंक को इधर उधर ना करने के लिए ऐसा किया गया। एक समुदाय ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए तो नहीं गए। देखिए ये बिल्कुल गलत है। मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ, प्रदेश नेतृत्व तो हमारा माननीय अजय राय जी और तमाम बड़े से बड़ा हमारा पदाधिकारी साहब गया, और मैं इस डिबेट के माध्यम से मैं आपको एक जिम्मेदार पदाधिकारी इस बात से जी मैडम, आप जैसे ये कह रहे हैं कि मेरे सारे पदाधिकारी गए अजय राय जी गए, तो क्या राहुल गांधी जी को वहां नहीं होना चाहिए था? जब राहुल गांधी जी छोटी छोटी इफ्तार पार्टियों में जा सकते हैं, जगह जगह पर हो रहे जुलूसों में जा सकते हैं, तो क्या वो जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है वहां पर बीजेपी का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं? राम मंदिर ट्रस्ट अपने लोगों के सहयोग से बना और वो जिससे भारतीय लोगों की जनमानस की आस्थाएं जुड़ी थी। आप वहां पर देखिए, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी का डर था वो जो राहुल गांधी के मन में उबल रहा था। और ये डर आज से नहीं है, ये आदरणीय मनमोहन सिंह जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान में है भी, तो उनका ये डर बोलता है कि उन्होंने 2006 में भी ये बात कही थी कि हम
हम सिर्फ और सिर्फ इस देश के सभी संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी स्पेशल मुस्लिमों का। मैं मानता हूं कि आप अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, आप अल्पसंख्यकों के अपीजमेंट की बात करते हैं, तो अगर घर का छोटा बेटा, आप ये कहते हैं कि जो छोटा बेटा होता है उसको ज्यादा लाड़ प्यार से रखा जाता है, तो क्या सिख इस देश के छोटे बेटे नहीं है? क्या जैन समुदाय जो 1% से भी कम है वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या बौद्ध समुदाय इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? ये बात कहना चाहते हैं? अब मैं इनकी दूसरी बात कई सारे सवाल पूछ डाले सिद्धांत जी ने। जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट विंग और एंटी इस्लामीकरण के मुद्दे से भरा हुआ है। आप हमारा मैनिफेस्टो उठा लीजिए, हमने कहीं पर भी किसी भी एक अपीजमेंट की बात नहीं की है। आज हमारे मोदी जी अगर महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करते हैं तो वो सिर्फ हिंदू महिलाओं के संरक्षण की बात नहीं करते हैं, वो 3 तलाक जैसे काले कानून को हटाकर हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको भी इस कानून से निजात दिलाकर कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के सुरक्षित करने की बात करते हैं। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं लागू की हैं उसमें सर्वप्रथम महिला मुखिया जो है वो एक महिला को बनाया जाता है। हमने अगर उज्ज्वला योजना दी तो वो घर की मुखिया महिला के नाम पर दी, हमने अगर आवास योजनाएं दी तो महिला मुखिया के नाम पर दी, और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं। वहीं आप एक तरफ हमारे जो ज्ञानी पैनल में बैठे हुए हैं वो बताएं कि आपके राहुल गांधी जी बार बार ये बात करते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द का प्रयोग होता है जिसको शक्ति कहा जाता है और हमारी लड़ाई शक्ति के विरुद्ध है। तो क्या आप मातृशक्ति के विरुद्ध हैं? क्या आप इस देश की जो महिलाओं को जो 33.3% आरक्षण दिया जाना है आप उसके विरुद्ध हैं? क्या आप महिलाओं के शिक्षा के विरोध में हैं? तो फिर आपकी और तालिबानी सोच में क्या फर्क रह जाता है अगर आप महिलाओं के सशक्तिकरण के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं? वरुण जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका गांधी लगातार दावे करती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़कियों के लिए खड़ी हूं, महिलाओं के लिए खड़ी हूं, उनके लिए काम करूंगी, लेकिन शक्ति के विरुद्ध हैं उनके भाई, विपरीत जा रहे हैं। मैडम, लेकिन ये बात कहती हैं, लेकिन अपने ही पार्टी के नेता जो नेहा, अभी कुछ दिन पहले एक हत्या कर दी जाती है जिसमें एक बच्ची नेहा को 13 बार चाकुओं से गोद कर सबके सामने मार दिया जाता है, और उसके पिता एक कांग्रेस के लीडर हैं। और ना तो प्रियंका गांधी इस शक्ति की लड़ाई लड़ने जाती है, न लड़की की लड़ाई लड़ने जाती हैं, और ना ही राहुल गांधी जाते हैं, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी जाते हैं, ना ही अजय राय जी जाते हैं। केवल क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोटों को खोने का डर है क्योंकि कत्ल करने वाला एक मुस्लिम समुदाय से आता है, आप बस इसलिए उसको छोड़ देते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी भी अपराधी के पीछे का नाम नहीं देखती है, चाहे वो अतीक अहमद हो और चाहे वो विकास दुबे। अगर वो अपराधी है तो वो सजा का पात्र है। और यही भारत में राम राज्य की शुरुआत है मैडम, ये तो शुरुआत है। ये इसीलिए डर गए हैं। जवाब ले लेते हैं वरुण जी, जवाब दीजिएगा। सिद्धांत जी आपके पास वापस से लौट के आते हैं। वरुण जी इससे पहले जवाब अपना पूरा करिएगा। देखिए, मातृशक्ति की बात की तो भाजपा के साथी ने तमाम बातें कही। मातृशक्ति, भाजपा के नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए कि राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं, प्रधानमंत्री साहब बैठे हैं, उसका राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन होता है। साहब राष्ट्रपति आप समझिए कि देश का सर्वोच्च पद है, क्या हैसियत थी उनकी। दूसरी चीज, आपने तालिबानी सोच की बात की, कांग्रेस के ऊपर आपने प्रश्न उठाया, तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मणिपुर जल रहा था, आपने कहा कि कांग्रेस के नेता थे, वो लड़की जो मारी गई वहां कांग्रेस का कोई भी लीडर नहीं गया, तो मैं बताना चाहूंगा कि मणिपुर जाने की हैसियत माननीय प्रधानमंत्री जी की नहीं है। आप ही के मुख्यमंत्री हैं साहब वहां सत्ता में बैठे हुए। जब एक वीडियो वायरल होता है ना तो आप ही के मुख्यमंत्री कहते साहब ये तो एक वीडियो है, ऐसे तो 150 वीडियो है। कहाँ चली जाती है आपकी सोच, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और माननीय योगी जी की सोच। दूसरी चीज, आपने रामराज से ये भी पूछना चाहूंगा, जब बात संदेश खाली की आती है तो ये क्यों चुप हो जाते हैं? बात जब कन्हैया कुमार की हत्या की आती है तो ये क्यों चुप हो जाते हैं? और जो नेहा जिसकी हत्या अभी की गई है वो इनके ही कांग्रेस के लीडर की बेटी है, जिसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क पर नहीं है। आज उसको न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क पर आई है, उसको न्याय दिलाने के लिए बजरंग दल सड़क पर आया है, और उनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़क पर आई है। ये बात करते हैं मणिपुर की। अब ये तब कहा गए थे जब
इमरजेंसी की आग में आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने देश को झोंक दिया था बिना किसी भी औपचारिक घोषणा के। उन्होंने एकदम अनौपचारिक घोषणा करके, और जेलों में विपक्ष के लीडरों को धुआंधार तरीके से भरा गया। अगर आपको तानाशाही देखनी है तो आपको 84 का दंगा देखना चाहिए था मैडम। आप ये तानाशाही की हमारे साथी बात करते हैं। आज इससे पहले पश्चिम बंगाल में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। सिद्धांत जी आप अपने सवाल करिएगा, आपके पास सवाल की लिस्ट बहुत लंबी है, आप अपने सवाल करिएगा, लेकिन वरुण जी का जवाब भी सुन लीजिए। देखिए मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बहुत वरुण जी अपना जवाब दीजिए। लेकिन बीच में इस तरीके का इंटरफेयर ना करें मैडम। वरुण जी अपना जवाब दीजिए, लेकिन एक सवाल हमारा भी है कि जब बंगाल में कुछ घटित होता है, जब राजस्थान में कुछ घटित होता है, जब कोई घटनाएं होती हैं तो उस पर विपक्ष हमेशा चुप्पी साधे बैठा रहता है। बंगाल का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो बंगाल का जिक्र अच्छे से कर लेते हैं। बंगाल में महिलाओं के साथ क्या कुछ होता है, बाकी चुनाव के दौरान क्या कुछ होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन वो मामला उठ करके बाहर तक नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए मैं बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। चाहे हमारी सरकार हो, हमारी सरकार किसी भी प्रदेश में हो, और चाहे किसी दूसरे छत्रप की या भाजपा की हो, अगर महिलाओं के साथ गलत कार्य होता है तो उसे उसी नजर से देखा जाना चाहिए जिस तरीके से दोषियों को देखा जाता है। दूसरी चीज हाँ चली जाती मानसिकता। आप ये देखिए कि आपने रामराज की बात की, हाथरस कांड में ये रामराज है साहब, जिसकी पुत्री है उसके परिवार को ही साहब नहीं पता चलता है, उसके पेट्रोल और डीजल डाल के साहब उसकी चिता रात के 2 बजे जला दी जाती। कहाँ सनातन धर्म? सनातन धर्म ये कहता है कि सूर्य अस्त के बाद साहब डेड बॉडी में आग नहीं लगती, और साहब इसी रामराज में साहब हाथरस में लड़की जलाई जाती है। उन्नाव के अंदर किस तरीके से भाजपा के नेता अपने विधायक को बचाते रहे, तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि बार बार आप महिलाओं की बात करते हैं। आजादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री पहले ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए साहब किन शब्दों का इस्तेमाल किया। आप समझिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार वाला, जर्सी गाय, आप समझिए सूप नका की हंसी साहब संसद के अंदर आप कह रहे हैं कांग्रेस की एक सांसद के लिए, तो कहाँ चली जाती है महिला सम्मान की बात? तो ये पूरी तरीके से फर्जी बयानबाजी है। मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से हक पर फेस आगे बढ़ता चला जाएगा, ये भाजपा की हताशा जाहिर करती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सत्ता अब इनसे कोसों दूर होने वाली है। उसी बौखलाहट में दिए गए ये इनके बयान आएंगे, ना युवा की बात करेंगे, ना किसानों की बात करेंगे, और ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना रोजगार पे। आप देखिए भाजपा का कोई नेता 2 करोड़ रोजगार पे साहब बोलता है? 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार हुए, उस पे एक नेता इनका साहब नहीं बोलेगा। किसानों के मुद्दे पे बिल्कुल इनके नेता नहीं बोलेंगे। 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उस पर साहब इनके नेता नहीं बोलेंगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे धरातल से इनका लेना देना नहीं। 750 किसान इन लोगों ने मार डाले साहब, इनके ऊपर हत्याएं हैं साहब। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस तरीके से सरकार बुरी तरीके से बौखलाई हुई है, और जितना टाइम आगे बढ़ेगा सरकार की बौखलाहट, सरकार के बयान इसी तरीके से हम लोगों को देखने को मिले। सिद्धांत जी अब अपना जवाब दीजिएगा। कई सारे आरोप लगाए वरुण जी ने, इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि बीजेपी आरोपों का मैडम एक एक करके सिरे से जवाब देता हूँ, अगर ये चाहते हैं कि मैं राहुल गांधी के बयान को भी सुन लीजिए। सिद्धांत जी राहुल गांधी के बयान को भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए अनर्गल बयान देती रहती है, जुमलेबाजी करती रहती है और मुद्दों को भटकाने का भी काम कर रही है। जी मैडम, जब राहुल गांधी जी आलू से सोना निकालने की बात कर रहे थे हम तब भी बहुत डर गए थे जी। दूसरी बात यह है मैडम, पहला इन्होंने ये बात कही कि महिलाओं को हमने कोई सम्मान नहीं दिया जी। तो अभी बहुत करंट जल्दी ही जो है पद्म भूषण पद्म विभूषण जैसे अवार्ड दिए गए। मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगा। उसमें पहला नाम है मिस नसीमा बानो। इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण के अवार्ड से सम्मानित किया। दूसरी महिला हमारी है मिस गीता रॉय वर्मा, ये वेस्ट बंगाल से आती हैं, इनको हमने सम्मान देने का काम किया। तीसरी हमारी महिला है मिस पार्वती बरुआ, ये भी असम से आती। तो मैडम यहाँ असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम इनमें नहीं देखते। हमारे जो भारत सरकार है वो भारत की सरकार है, वो ना सिर्फ एक समुदाय विशेष की सरकार है, ना वो एक क्या कहते हैं अपीसमेंट की सरकार है ना। और रही डरने की बात, राहुल गांधी जी
जब थाईलैंड चले जाते हैं, क्या वो उनका डर था? राहुल गांधी जी जब चुनाव लड़ने से इनकार करने लग जाते हैं कभी कभी, तब क्या वो उनका डर होता है? हम किसानों की बात कर लेते हैं। आज बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये कहा जाता है किसान 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 किसान। तो क्या किसान सिर्फ पंजाब में है? क्या पंजाब के एक निश्चित जगह से ही किसान आता है? क्या भिंडर वाले को सपोर्ट करने वाले और भिंडर खालिस्तान को सपोर्ट करने वालों को हम किसान को लिस्ट में रखें? किसानों के भले की हम बात कर लेते हैं। किसान सम्मान निधि, शायद हमारे जो साथी हैं वो इस बारे में जानते हो या ना जानते हो, लेकिन किसानों को हर माह हर तिमाही रूप में 2000 रुपए उनके अकाउंट में दिए जाते हैं। हमने उन्हें सस्ती बिजली देने का वादा किया और वो निभाया, वो पूरा किया। हम सिर्फ वादे नहीं करते हैं, हम संकल्प लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने स्थापना दिवस से ही संकल्प लिया था कि हम आर्टिकल 370 खत्म कर देंगे, तो हमने उसमें 370 लेकिन उस महंगाई और बेरोजगारी का क्या सिद्धांत जी, जिसको खत्म करने का दावा सरकार ने कई बार किया? महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, बेरोजगारी दूर से देश से दूर चली जाएगी, हर एक युवा को उनका रोजगार मिलेगा, हर एक किसान को सम्मान मिलेगा, आय दोगुनी की जाएगी। ये सारे तमाम दावे भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किए सिद्धांत जी। मैडम अगर आज आप देखें तो अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से दौड़ रहा है जी। आज पिछले 55 से 60 साल, क्योंकि मैं 70 साल इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कई लोग ये बात कहते हैं कि आप अटल जी के कार्यकाल को भी उसी में गिनते हैं। तो अटल जी के कार्यकाल में भी हमने सबसे ऐतिहासिक फैसला किया था परमाणु परीक्षण करने का। पोखरा परमाणु परीक्षण अटल जी की ही देन थी। दूसरी बात, मैं रोजगार पर आ जाता हूँ। आज अगर आप देख ले तो राहुल गांधी जी को छोड़कर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने नौकरी देने की बात ना करके हमने स्वरोजगार देने की बात की। आज आप देख लीजिए बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर बन रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को एक नई ऊंचाई मिल रही है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन 54,000 से ज्यादा बिजनेस टाइकून्स नए बिजनेस असेंबल हुए हैं, जिसमें से कई सारे मेरी बात आप अपने दावों को गिना रहे हैं। नहीं, हम आपकी बात सुनेंगे पूरा, लेकिन आप अपने दावों को गिना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, हर गांव हर शहर में आपको नए नए मॉल्स बनते हुए दिख रहे हैं, नए नए प्रोडक्शन यूनिट बनते हुए दिख रहे हैं। हर गांव हर एक शहर में सिद्धांत जी हर दूसरा युवा आज बेरोजगार भी नजर आ रहा है, जो रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। इसी के साथ जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके साथ हमें हर वो युवा नजर आ रहा है जो आत्महत्या कर रहा है। हमें कई सारी चीजें नजर आ रही हैं। जो स्वरोजगार की बात आप कर रहे हैं, शायद उसका लोन ना भर पाने की वजह से कितने लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, हमें ये भी नजर आ रहा है। वो अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह से करेंगे, हमें ये भी नजर आ रहा है। आपने जिस बिजनेस टाइकून्स की बात की है, उनमें से कितने स्टेबल हो पाए हैं, हमें ये भी नजर आ रहा है। हमने मैडम, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश जब सबसे बुरे काल से गुजर रहा था, कोविड के समय पर, हमने राशन देने के साथ साथ रेहड़ी पटरी स्वरोजगार योजना भी चलाई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ठेले वाले को हमने 10,000 रुपए समर्थन मूल्य सर्वप्रथम प्राप्त कराया, जिसमें किसी प्रकार की गारंटी की कोई बातें नहीं। आप बैंक से लोन ले। सिद्धांत जी, जो स्कूल्स की इतनी फैसिलिटी आवाज बार बार कट रही है मैं बीच में। सिद्धांत जी सवाल तो पहले सुन लीजिए। इतनी फैसिलिटी के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के इतने महंगी फीस ली जा रही है, क्या इसीलिए कि स्वरोजगार के जरिए 10,000 का ठेला डाल दिया जाए? नहीं मैडम, लेकिन सरकार ये जो ठेला आगे बढ़ाने का तरीका है, ये तरीका है रोजगार देने का। वरुण जी, देश को ठेले पर यही रखे हुए थे मैडम। 55-60 साल से जो दल इस देश पर राज कर रहा था, जो परिवार इस देश पर राज कर रहा था, इन ठेले वालों के लिए जिम्मेदारी तो उनकी भी थी। क्या वो कोरोना काल में निकल कर नहीं आ सकते थे? आप बार बार मोदी जी की जो वैक्सीन है उसको बार बार मोदी की वैक्सीन कह के झुटलाते रहे, और मोदी की योजनाएं कहकर भी झुटलाते रहे, लेकिन सबसे पहले वैक्सीन लगवाने की दौड़ में आप ही जाते हैं। आप भी मैडम ये चीज देख चुकी हैं कि देश ने हैजा और प्लेग और इससे पहले पोलियो को भी देखा। आपको पोलियो को खत्म करने में सालों लग जाते हैं, और एक ऐसी महामारी जिसमें पूरे विश्व में एक काल का जो चक्र है वो समाहित कर दिया, जाने कितने करोड़ों लोगों को अपने काल में डाला।
उस समय भी हमारे देश ने खड़े होकर एक तरफ लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई, तो दूसरी तरफ लोगों को राशन देने के साथ साथ हमने स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योगों को, आप देख लीजिए, आज विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोगों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें 5 लाख रुपए तक के फ्री लोन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिस पर किसी प्रकार की गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमने संकल्प लिया था इस देश के युवाओं के लिए कार्य करने का। आज जो बात हो रही है कि युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, युवाओं के अंदर ये मानसिकता किसने पिछले 55 सालों में डाली कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही उत्तम होने का प्रतीक है। आज इस समाज को इस बात में किसने, क्यों हम अपने स्वरोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं, जबकि आप अमेरिका देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, दूसरे कई कंट्रीज देख लीजिए, वो छोटे छोटे व्यवसायों से शुरू होकर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अमेज़न एक कमरे से शुरू होकर और आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाता है। तो क्या हम अपने देश को इस पर नहीं ला सकते हैं? आज आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं मैडम चलाई जाती हैं। आप जिस नरेगा की बात कर रहे थे, उसमें ठेकेदार, बीच में बिचौलिए सारे आकर पैसा खा जाते थे। हमने डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के खाते में सीधा धन पहुंचाने का काम किया है। किसानों में आज इन्हीं के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बात कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया बेचते हैं तो आज हम नीचे तक 10 पैसे ही पहुंचते हैं। आज किसानों के खाते में अगर ऊपर से 1 रुपया भेजा जाता है तो वो उनके खातों में पूरा 1 रुपया जाता है। और जैसे आप देख लीजिए, आज ड्रोन सखी की बात हम करते हैं, जो किसान आज खेती करते हैं, उनके महिला मुखियाओं के नाम पर ड्रोन से छिड़काव कराने का, स्प्रिंकलर सिंचाई की हम बात करते हैं। आप ये बताइए, जब आपके पास 55 साल काम करने के लिए थे, जब आपको कार्य करने का समय था, तब आप इटली घूम रहे थे, आप तो आज भी थाईलैंड घूम रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मैडम। लेकिन जब आपके पास कार्य करने का समय था, तब आप जो है इस तरह के काम कर रहे थे। और मैडम मुझे वरुण जी से जवाब ले ले सिद्धांत जी, फिर हम वापस आते हैं कि कौन इटली घूम रहा है, कौन थाईलैंड घूम रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर घूमने को लेकर के कितने आरोप लगे हैं। वरुण जी जवाब दीजिएगा। देखिए, हमारे नेता के ऊपर भाजपा के पैनलिस्ट ने आरोप लगाया कि थाईलैंड और तमाम आरोप तो सबके सामने सर। जी वरुण जी, आपकी आवाज नेटवर्क इशू हो रहा है इधर। चाय बेचने वाला आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है जी, तो इसमें बुराई क्या है वरुण जी, बुराई क्या है? चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? नहीं, बहुत अच्छी बात। ये लोकतंत्र की जीत है, ये कांग्रेस के लोकतंत्र की जीत है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जीत है। मैं उसे उन लोगों को सैल्यूट करता हूं। लोकतंत्र नहीं है मैडम, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ। दूसरी चीज नारा दिया था भाजपा ने, हमारे मोदी जी ने, कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तब 360 रुपए सिलेंडर हुआ करता था। इनकी स्मृति ईरानी जी साहब दिल्ली पे किस तरीके से सिलेंडर अपने सिर पे रख के बैठ जाती थी, सब जानते हैं। दूसरी चीज, बड़े कहना चाहिए, देश बुरे। हेलो जी, नेटवर्क इशू आ रहा है, तब तक के लिए जी। ये किताबों के ऊपर साहब 15% जीएसटी इसके लिए कहीं ना कहीं दिशा तय करेगा साहब, उसके ऊपर 15% और साहब हीरे के ऊपर 3%। और दूसरी चीज, सरकारी नौकरी की बात, 55 साल और 3 साल साहब कांग्रेस के ऊपर इन्होंने हमला किया। आप समझिए कि आपने 2014 से लेकर 2024 तक क्या किया। इनके पास अपने लिए गिराने के लिए कुछ नहीं। दूसरी चीज अभी मैं बताता हूँ, पिछले 24 घंटे पहले की एक घटना, कन्नौज के एक युवा ने साहब सुसाइड किया, किस तरीके से उसमें सुसाइड नोट मिला, ये सब जानते हैं। दूसरी चीज, आपने कहा वैक्सीन, इससे पहले भी साहब देश में क्या स्थिति थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था ना, तो आप अपने बुजुर्गों से आप इस बात पर चर्चा करिए कि किस तरीके से खाने के लिए अनाज नहीं था, गेहूं नहीं था, क्या हाल। पाकिस्तान को दिलवा दिए। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, बीच में मत इंटरफेयर कीजिए। तब भी आपने 2 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवा दीजिए, आदरणीय नेहरू जी ने। अरे सुन लीजिए भाई साहब, पाकिस्तान को दिलवा, मान लीजिए मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन
जब हमारा देश, जब हमारे घर में खाने के डाले थे, तब भी हम अपने घर को छोड़कर, अपने लोगों का भरण पोषण छोड़कर हम अपने पड़ोसी का भरण पोषण में लगे थे। ये किस प्रकार का अपीजमेंट है? क्या ये अपीजमेंट नेहरू जी की पॉलिसी ही है जो आज आपके मैनिफेस्टो में सर दिखाई पड़ रही है? आप बात करते हैं कि देश में हमने किया क्या है। आपने जो एम्स बनाए थे आज उनकी संख्या डबल की है। आपने जितने एयरपोर्ट बनाए थे आज उनकी संख्या डबल की है हमने। आज आप कहते हैं, आप ये बात सुन लीजिए सर, आपके प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी कहते थे अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी नहीं की जा सकती है। और सोनाली जी, आज आप देखती होंगी विश्व का सबसे ऊंचा ओवरब्रिज हमारे ही सरकार ने बनाकर वहां पर। पहले वरुण जी की बातों को सुनिए, सिद्धांत जी, पहले वरुण जी की बातों को सुनिए। जी वरुण जी। दूसरी चीज, आपने वैक्सीनेशन की बात की। वैक्सीनेशन पोलियो का भी टीकाकरण हुआ था, लेकिन हम लोगों ने साहब ढिढोरा नहीं पीता। दूसरी चीज, आपने राशन की बात की कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ा कि हम अगले 5 वर्षों तक और 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे। उन्हें कहना चाहिए था कि रोजगार पे बोलते, युवाओं पे बोलते, साहब इनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं। तो 1000 करोड़ के रोजगार की बात हुई है। हमारे नेता को वरुण जी, हम एक सवाल करते हैं, 2000 करोड़ के रोजगार की बात हुई थी। वरुण जी, मुझे लगता है कि बात सब यूनिवर्सिटी से ही आपने बता तो दिया जी, आपको जानकारी थी पूरा आपने वो सुना नहीं बयान। दूसरी चीज, नाले से गैस कैसे बनती है ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा। दूसरी चीज, आपने महिला सम्मान की बात की। राष्ट्रीय पटल पे जो भारत के लिए बड़े बड़े पदक लेने वाली महिलाओं के साथ किस तरीके से आपके पूर्वांचल के एक सांसद ने अभद्रता की, कितने दिन साहब अनशन आंदोलन उनका चलता रहा। प्रधानमंत्री को सुनने का 1 मिनट का टाइम नहीं था। चलिए मणिपुर नहीं गए, दिल्ली में आपके सिर के ऊपर एक और महिला जो आरोप लगा रही है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वरुण जी, जैसे स्मृति ईरानी की अभी आपने बात की, वही ये कह रही है कि कांग्रेस में तो सनातन धर्म को भागवत पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना भी अलाउड नहीं था और महिलाओं के दुपट्टे खींच लिए जाते थे रोड से। जिस महिला की आपने बात की उसी महिला की हम भी बात कर रहे हैं। नेटवर्क इशू आ रहा है, सिद्धांत जी आप जवाब दीजिएगा तब तक के लिए। सिद्धांत जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जी सरकार में है जी, और हिंदुओं की स्थिति दयनीय है। आप ये देख लीजिए, वहां से महिलाओं को जबरिया इस्लाम ग्रहण करने के लिए मजबूर किया जाता है। जम्मू कश्मीर जो विध्वंस की आग में धधकता रहा, जब वहां से कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है, तब भी ये ऐसी ही चुप्पी साध लेते जब इनके ही मंत्री की बेटी को 13 बार चाकू से गोदकर मार दिया जाता। कश्मीरी पंडितों के हालात किसी से छुपे नहीं थे मैडम। तब हम सरकार में नहीं थे, आपके मित्र जम्मू कश्मीर में बैठे हुए थे, वो ये बात करवा रहे थे, तब आपने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया। मैडम आज केरला में स्थिति इस तरह की है कि अगर कोई महिला हिंदू माफ करिएगा, बंगाल में और केरला में जब नवरात्रि में दुर्गा यात्रा निकाली जाती है तो उनको टारगेट करके उन पर पत्थरबाजी की जाती है, प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। और ये सिर्फ वहीं पर क्यों होता है जहां पर सिर्फ कांग्रेस की सरकार है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में सारी धार्मिक यात्राएं अच्छी प्रकार से होती हैं और कोई भी एक छोटी घटना नहीं होती है। आज आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर, पहली बार इतिहास में वहां पर शिया समुदाय का जो अलम जुलूस है वो पूरे जैसे वो निकालना चाहते हैं वैसे निकालते हैं। आपकी ही सरकार ने, मतलब जब आप मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते हैं, आप तो सर उस पर भी नहीं है। आपको मुस्लिम महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई देता है। मैडम मैं इनको एक करंट मुद्दा बताता हूं जो शायद हमारे पैनल के सहयोगी जी को नहीं पता होगा। जिस असदुद्दीन ओवैसी को आप भाजपा की बी टीम बोलते हैं, हैदराबाद में कांग्रेस और AIMIM मिलकर एक पुरानी मस्जिद को गिराकर वहां एक 5 स्टार होटल को यूनिट एस्टैब्लिश करती है, और ये 2 साल पहले की बात है। क्या यही इनका मुस्लिम अपीज? चलिए हम मुस्लिम अपीजमेंट पर आ जाते हैं, तो आपके लिए मुस्लिम अपीजमेंट क्या है सर? आप मुस्लिमों के विकास की बात नहीं करते हैं। आप ये करते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन सर्वे करवाएंगे और जिसने मेहनत से पैसा कमाया होगा वो हम उससे ले लेंगे, और लेकर जिस व्यक्ति ने कोई काम ना किया होगा या जिसने इस देश में बहुत ज्यादा कोई भागीदारी नहीं की होगी तो हम उसमें उसको बांट देंगे। ये लेफ्टिस्ट विचारधारा हम और आप बहुत अच्छे से जवाब ले लेते हैं। सिद्धांत जी समय का भी अभाव है, वरुण जी से जवाब ले हम। जी वरुण जी।
देखिए, कश्मीर का जो इन्होंने मामला उठाया, तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा भाजपा के पैनलिस्ट को, सरकार उस समय किसके सहयोग से चल रही जो जब ये हत्याएं हुई, और आज 10 वर्ष हो गए हैं। जम्मू में जिस तरीके से ब्राह्मण परिवार रहते हैं, आपने उनके लिए क्या किया? आप वहां जाइए जम्मू में आपने देखा जिस तरीके से 11,000 से ज्यादा हमने जम्मू कश्मीर के पंडितों को वहां बैठाने का काम किया है सर। आप शायद ये बात भूल रहे हैं। आज हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को पुनर्वास करने पर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराया है। आप सर, आपकी गलती, कांग्रेस की गलती सिर्फ यही है कि वो अपने ही उसमें रहते हैं। वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि हम सिर्फ लोगों से पैसा छीन लेंगे और उसको मुस्लिमों में बांट देंगे, स्पेशल मुस्लिमों में ही बांटेंगे। जैन हमारे कोई नहीं लगते हैं, सिख हमारे कोई नहीं लगते हैं, और क्या कहते हैं, शिया समुदाय हमारा कोई नहीं लगता है ना मैडम। इस पूरी चर्चा में सिद्धांत जी और वरुण जी, इस पूरी चर्चा में ये निष्कर्ष निकल करके सामने तो आया ही नहीं कि आखिर देश का विकास कौन करेगा, प्रदेश का विकास कौन करेगा, बेरोजगारी को दूर कौन करेगा और युवाओं को रोजगार कौन देगा। मेन मुद्दा तो यही है, चुनाव का मोटिव भी यही है कहीं ना कहीं। इसी मुद्दे को लेकर के बरसों से चुनाव होते आए हैं और हो भी रहे हैं। तो हमारा सवाल अभी भी यही छूट जाता है कि आखिर तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गद्दी पर सवार होंगे? क्या उनके वादों पर जनता को भरोसा हो पाएगा, या फिर गठबंधन का दरवाजा खटखटाएंगे और उनके वादों पर देश की जनता को ज्यादा भरोसा होगा? लेकिन जो मेन मुद्दा था, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बातचीत करना, वो शायद हमारे प्रवक्ता भूल जाते हैं हमेशा से ही। तो आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बीच एक खास बात निकल करके यही सामने आई है कि चाहे महिलाओं के मंगलसूत्र की बात हो या महिलाओं के सम्मान की बात हो, देश का कोई भी नेता इसे घसीटने में, कचोटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर, वरिष्ठ नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने के आरोप लगाए हैं। दोनों पार्टियों को 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं इलेक्टोरल कमीशन की तरफ से। वहीं यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली में डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस को खूब घेरा था। मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति उन लोगों में बांट देगी जिनके अधिक बच्चे हैं। आगे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनके बीच वितरित कर दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री का मंगलसूत्र वाले बयान पर सियासत थमने का भी नाम नहीं ले रही है। ना जाने कब तक अब ये सियासत ऐसे ही चलती रहेगी। क्या इसके नाम पर भी वोट बैंक बटोरा जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलसूत्र पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपना आभूषण दान किए थे, जबकि उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ऐसी कोई बलिदान दिया गया था। कल दूसरे चरण का मतदान होना है, तब तक सियासत कहां तक जाएगी, क्या कुछ खेल खेलेगी, ये देखना बाकी है। आपको बता दें 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसी क्रम में कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है, यानी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। देखना यह है कि कितने प्रतिशत तक मतदान जाता है। क्या ये मतदान सफलतापूर्वक संपूर्ण हो पाएगा, शांतिपूर्वक संपूर्ण हो पाएगा? क्या सियासत में कोई और नया घमासान नहीं मचेगा? तीसरी बार गद्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे, हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर नहीं, या गठबंधन को मौका मिलेगा? ये सारी चीजें 4 जून को साफ हो जाएंगी। तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज। फिलहाल के लिए नमस्कार।